आज से सिर्फ 5 साल पहले अगर आप देखोगे तो इंडिया में ईटीएफ का साइज बस 1.5 लाख करोड़ के आसपास था, पर फरवरी 2026 तक वही ईटीएफ का साइज 11.5 लाख करोड़ तक पहुंच गया। मतलब 5 सालों में 7 से 8 गुना की ग्रोथ। प्लस यू वोंट बिलीव, लेकिन ईटीएफ का साइज अब इंडेक्स फंड के टोटल साइज से लगभग 3 गुना बड़ा हो चुका है। और सिर्फ एयूएम का साइज ही नहीं, इंडिया में ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के ऑप्शंस भी बहुत बढ़ चुके हैं। 5 साल पहले इंडिया में सिर्फ अराउंड 87 ईटीएफ्स अवेलेबल थे, लेकिन आज उनके नंबर बढ़कर 300 प्लस तक पहुंच चुकी है। इसी फास्ट ग्रोथ की वजह से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ईटीएफ्स का इंपॉर्टेंस भी काफी बढ़ गया है। पहले पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सिर्फ 7% हिस्सा ईटीएफ्स का था और आज ये बढ़कर लगभग 13% तक पहुंच गई है। ग्रोथ इतना है कि सिर्फ आम इन्वेस्टर्स ही नहीं बल्कि ईपीएफओ भी ईटीएफ में एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहा है। इंडिया में तो ईटीएफ ने चलो अब पेस पकड़ ली, लेकिन ग्लोबली ईटीएफ्स का अडॉप्शन ऑलरेडी मैसिव स्केल पर पहुंच चुका है। ऐसे ही नहीं, अप्रैल 2025 तक ग्लोबल ईटीएफ का एयूएम $15 ट्रिलियन, मतलब 1200 से 1300 लाख करोड़ तक पहुंच गया। चलो ये तो हुआ ईटीएफ का गुड साइड, पर इसका एक बैड साइड भी है। वो ये कि लोगों को आज भी ईटीएफ की सही जानकारी नहीं है। हेंस इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स ईटीएफ्स को क्यों प्रेफर करते हैं, ईटीएफ्स म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में 70 से 90% तक चीपर क्यों होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट ईटीएफ्स को बाय कैसे करें। क्या ईटीएफ्स में भी टैक्स लगता है, और ईटीएफ्स के हिडन कॉस्ट क्या होते हैं जिन पर अक्सर इन्वेस्टर्स ध्यान नहीं देते। तो चलिए इन सभी सवालों के जवाब आसान भाषा में समझते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट स्वाति। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले ईटीएफ्स को समझते हैं। अगर आपको निफ्टी 50 के टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करना हो तो थियोरेटिकली आप एक एक करके सारे 50 स्टॉक्स खरीद सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है कि उसके लिए 50 अलग ट्रांजैक्शंस करने पड़ेंगे, ज्यादा कैपिटल लगेगा और पोर्टफोलियो मैनेज करना भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा कि मैं एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड खरीद लूं, लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम है। मान लो सुबह मार्केट अचानक 3 से 4% गिर गया और आपको लगा ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। प्रॉब्लम इज ये अपॉर्चुनिटी का फायदा आप इंडेक्स फंड में उठा ही नहीं पाओगे, क्योंकि उसमें आप कभी भी बाय करो आपका परचेज एंड ऑफ डे एनएवी पर ही होगा और तब तक शायद मार्केट ही रिकवर हो जाए। तो बेसिकली अब आपको एक ऐसा ऑप्शन चाहिए जिससे आपको 50 अलग अलग स्टॉक्स खरीदने ना पड़े, डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाए और आप रियल टाइम में बाय और सेल भी कर सकें। यहीं पे काम आता है ईटीएफ्स। ईटीएफ भी एक इन्वेस्टमेंट फंड होता है जो मल्टीपल कंपनीज के शेयर्स का ग्रुप होल्ड करता है। इसे आप एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें अलग अलग कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं। बेसिकली जब आप एक ईटीएफ बाय करते हो तो आप किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि एक साथ पूरे ग्रुप ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो। इससे आपको म्यूचुअल फंड के जैसा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, वो भी बिना अलग अलग स्टॉक्स चूज किए। इंडिया में ज्यादातर ईटीएफ्स किसी ना किसी इंडेक्स को फॉलो करते हैं, जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स। सपोज कोई ईटीएफ निफ्टी 50 को फॉलो करता है तो वो ईटीएफ्स निफ्टी 50 की सभी कंपनीज में उसी प्रपोर्शन में इन्वेस्ट करता है जिस प्रपोर्शन में उन कंपनीज का वेटेज निफ्टी 50 में होता है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, निफ्टी 50 और निफ्टी 50 को ट्रैक करने वाले ईटीएफ निफ्टी 20 का स्टॉक वेटेज देखते हैं, एंड यू विल सी एवरीथिंग लुक्स सिमिलर, करेक्ट। लेकिन जैसा कि हमने देखा, सिमिलर दिखते हुए भी इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स अलग होते हैं। इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड की तरह होते हैं जिसे आप डायरेक्ट एएमसी से बाय करते हो और इसका प्राइस दिन के एंड में सिर्फ एक बार एनएवी पर अपडेट होता है। वहीं ईटीएफ स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होता है, इसलिए इन्हें एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहा जाता है और स्टॉक्स की तरह रियल टाइम पर ट्रेड होता रहता है। मतलब ईटीएफ को आप मार्केट आवर्स में कभी भी बाय या सेल कर सकते हो, जबकि इंडेक्स फंड सिर्फ एंड ऑफ डे एनएवी पर ट्रांजैक्ट होता है। और इसी वजह से ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट जरूरी होता है, जबकि इंडेक्स फंड में डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं होती। लेकिन इसके अलावा और एक डिफरेंस है कॉस्टिंग का। जनरली ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो इंडेक्स फंड से कम होता है, मतलब सेम इंडेक्स को ट्रैक करने के बावजूद ईटीएफ में कॉस्ट लोअर होती है। सीधे एग्जांपल्स, एचडीएफसी निफ्टी 50 का ईटीएफ 0.05%, वही उसी का इंडेक्स फंड 0.2% टीईआर। सेम फॉर एसबीआई एंड निपॉन। ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो कम ही दिखेगा। और सरप्राइजिंगली ये ईटीएफ सिर्फ इंडेक्स फंड से नहीं बल्कि म्यूचुअल फंड से भी सस्ते होते हैं, जिसका रीजन हम आने वाले सेक्शन में देखेंगे। लेकिन शायद यही रीजन है कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स ईटीएफ्स को प्रेफर करते हैं। लेकिन दोस्तों, ईटीएफ में एक्सपेंस रेशियो के अलावा कुछ हिडन कॉस्ट भी होते हैं जो इंडेक्स फंड्स में जनरली नहीं होते, जैसे स्लिपेज, इम्पैक्ट कॉस्ट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट। स्लिपेज का मतलब होता है जो प्राइस आप स्क्रीन पर देखते हो, जरूरी नहीं ऑर्डर एग्जैक्टली उसी प्राइस पर एग्जीक्यूट हो, क्योंकि ईटीएफ मार्केट में ट्रेड होता है, प्राइस कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है।
इम्पैक्ट कॉस्ट तब होता है जब ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होता है और आपका ऑर्डर ही प्राइस को थोड़ा पुश कर देता है। और ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जैसे स्टॉक्स में ब्रोकरेज, एसटीटी और एक्सचेंज चार्जेस लगते हैं, वैसे ही ईटीएफ बाय सेल करते वक्त भी ट्रेडिंग चार्जेस लगते हैं। यूजुअली ये कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन फिर भी ईटीएफ बायर्स को ये पता होना चाहिए। तो अब तक हमने ईटीएफ को समझा और ये भी क्लियर किया कि इंडेक्स फंड से ये कैसे डिफरेंट होते हैं, जो एक कॉमन कंफ्यूजन होता है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं टाइप्स ऑफ ईटीएफ्स। सबसे पहला आता है इक्विटी ईटीएफ्स। ये ईटीएफ्स कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं और जनरली किसी इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। इनफैक्ट इंडिया का पहला ईटीएफ निफ्टी 20 भी इक्विटी कैटेगरी में ही आया था, जो 2001 में लॉन्च हुआ था और आज ये निप्पॉन इंडिया के नाम से जाना जाता है। इक्विटी ईटीएफ्स के अंडर ही सेक्टोरल ईटीएफ्स और थीमैटिक ईटीएफ्स आते हैं। सेक्टोरल ईटीएफ्स किसी स्पेसिफिक सेक्टर पर फोकस करते हैं, जैसे आईटी, फार्मा, बैंकिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर। वहीं थीमैटिक ईटीएफ्स किसी पर्टिकुलर थीम या ट्रेंड पर बेस्ड होते हैं, जैसे क्लीन एनर्जी, एआई, ईवी एक्सेट्रा। दूसरा है डेट ईटीएफ। ये ईटीएफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब सवाल आता है, जब डायरेक्टली बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो डेट ईटीएफ की जरूरत ही क्या है? इसका रीजन है लिक्विडिटी। काफी बॉन्ड्स एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं होते और कुछ केसेस में मैच्योरिटी तक वेट करना पड़ता है, लेकिन डेट ईटीएफ्स एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं, इसलिए आप इन्हें मार्केट आवर्स में कभी भी बाय या सेल कर सकते हो विदाउट वेटिंग टिल मैच्योरिटी। इंडिया का पहला डेट ईटीएफ लिक्विड 20 2003 में लॉन्च हुआ था। अब तीसरा है हाइब्रिड ईटीएफ। हाइब्रिड ईटीएफ्स इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे रिस्क और रिटर्न बैलेंस हो जाता है। इनके भी 3 टाइप्स होते हैं जो इक्विटी और डेट एलोकेशन पर डिपेंड करते हैं, जैसे ये 3 स्कीम्स में आप देख सकते हैं। हाइब्रिड ईटीएफ्स उन इन्वेस्टर्स के लिए यूजफुल होते हैं जो एक ही इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ भी चाहते हैं और स्टेबिलिटी भी। फिर आता है कमोडिटी ईटीएफ्स। ये ईटीएफ्स गोल्ड, सिल्वर जैसे कमोडिटीज को ट्रैक करते हैं। इंडिया का पहला गोल्ड ईटीएफ गोल्ड 20 था, जो 2007 में निप्पॉन इंडिया ने लॉन्च किया। इनके अलावा इंटरनेशनल ईटीएफ्स भी होते हैं। अगर आप यूएस या अदर ग्लोबल मार्केट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इंटरनेशनल ईटीएफ्स के थ्रू आप ग्लोबल कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस भी हैं। रेगुलेटर्स ने ओवरसीज इन्वेस्टमेंट पर कैप लगाया हुआ है। टोटल इंडस्ट्री लेवल पर $7 बिलियन और हर एएमसी के लिए $1 बिलियन की लिमिट है। ये लिमिट 2022 में हिट हो चुकी थी। इसी वजह से काफी म्यूचुअल फंड्स ने न्यू ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स टेम्परेरी बंद कर दिए थे। इसी वजह से अभी म्यूचुअल फंड्स न्यू ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ग्लोबल ईटीएफ्स एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं, इसीलिए उनके थ्रू आप इंटरनेशनल एक्सपोजर ले सकते हो। क्योंकि न्यू यूनिट्स की सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड है, काफी इंडिया लिस्टेड ग्लोबल ईटीएफ्स INAV मतलब अपने रियल वैल्यू से प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। INAV को हम थोड़ी देर बाद डिटेल में समझेंगे। पहले ये एग्जांपल देखते हैं। हमने कुछ पॉपुलर इंटरनेशनल ईटीएफ्स लिए हैं, देखते हैं ये प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं या फेयर वैल्यू पर। टेबल में है ये 5 ईटीएफ्स और आप देख सकते हैं कि ये ग्लोबल ईटीएफ्स 13 से 20% प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप इंटरनेशनल ईटीएफ्स बाय करें, उससे पहले INAV जरूर चेक करें। इतना सुनने के बाद आपके दिमाग में और एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये ईटीएफ्स इंडेक्स फंड्स और म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में 70 से 90% तक चीपर क्यों होते हैं? इसका मेन रीजन है इनका काम करने का तरीका। एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर को कंटिन्यूअसली रिसर्च करना पड़ता है, लाइक कौन सा स्टॉक बाय करें, कितना बाय करें, कब सेल करें और पोर्टफोलियो में क्या चेंजेस करें। इस रिसर्च प्रोसेस में एनालिस्ट टीम, फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज और बार बार पोर्टफोलियो चेंजेस शामिल होते हैं और इसी एक्टिव मैनेजमेंट की वजह से एक्स्ट्रा कॉस्ट भी लगता है। जबकि मोस्ट ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड सिर्फ इंडेक्स को फॉलो करते हैं, इसीलिए इन्हें बड़ी रिसर्च टीम मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं होती और पोर्टफोलियो में चेंजेस भी रिलेटिवली कम होते हैं, यूजुअली सिर्फ तब जब इंडेक्स में चेंज होता है। इसी वजह से ईटीएफ और इंडेक्स फंड्स का ओवरऑल कॉस्ट स्ट्रक्चर काफी लो होता है और इसी कॉस्ट को एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, यानी फंड को मैनेज करने की फीस जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर के रिटर्न्स में बिग डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। अब दोस्तों, आप ईटीएफ अच्छे से समझ चुके हैं, तो इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड हाउ टू बाय एन ईटीएफ। ईटीएफ बाय करने के लिए मैं ये 4 चीजें देखूंगी। सबसे पहला, ट्रैकिंग एरर या ट्रैकिंग डिफरेंस। इसका मतलब होता है ईटीएफ के परफॉर्मेंस और उसके अंडरलाइंग इंडेक्स के परफॉर्मेंस का बीच का डिफरेंस। आइडियली ईटीएफ को अपने इंडेक्स के जितना क्लोज परफॉर्म करना चाहिए। ट्रैकिंग एरर जितना कम होगा, ईटीएफ उतनी एक्यूरेटली इंडेक्स को फॉलो करेगा। दूसरा है INAV, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी थोड़ी देर पहले आपने INAV का नाम सुना था, चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। कई बार इन्वेस्टर सिर्फ मार्केट प्राइस देखकर ईटीएफ बाय कर लेते हैं और कभी कभी वो ओवर प्राइस्ड होते हैं, इसलिए मार्केट प्राइस को INAV यानी इंडिकेटिव NAV के साथ कंपेयर करना बहुत जरूरी है। INAV ईटीएफ की फेयर वैल्यू बताता है। अगर मार्केट प्राइस INAV से ज्यादा ऊपर है तो ईटीएफ महंगा हो सकता है, अगर मार्केट प्राइस INAV से नीचे मिल रहा है तो बेटर एंट्री मिल सकती है। आपको याद होगा जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था। तीसरा, एक्सपेंस रेशियो। इसका कॉन्सेप्ट मैं वीडियो की शुरुआत में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा
उतना ज्यादा रिटर्न आपके पास बचेगा। और फोर्थ, लिक्विडिटी और ट्रेडिंग वॉल्यूम। ETF एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं, इसलिए लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट होती है। अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम अच्छा है तो बाय और सेल करना इजी रहता है, लेकिन वॉल्यूम कम हो तो एग्जिट करना मुश्किल हो सकता है। इंडिया में लिक्विडिटी लास्ट फ्यू इयर्स में इंप्रूव हुई है, लेकिन अभी भी यूएस जैसे मेच्योर मार्केट्स जितने स्ट्रांग नहीं है, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले ETF का डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम जरूर चेक करें। लेकिन ये 4 फैक्टर्स के अलावा बस एक आखिरी और चीज है जो इन्वेस्टर को समझना चाहिए, और वो है इसका टैक्सेशन। 23 जुलाई 2024 के बाद ETFs का कैपिटल गेन्स टैक्सेशन काफी सिंपल हो गया है। सबसे पहले इक्विटी ओरिएंटेड ETFs के टैक्स को समझते हैं। ये वो ETFs होते हैं जो 65% या उससे ज्यादा पैसा डोमेस्टिक लिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप इन ETFs को 12 महीने से ज्यादा होल्ड करते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 12.5% टैक्स लगेगा और 1.25 लाख तक का एग्जेम्पशन भी मिलता है। लेकिन अगर आप 12 महीने से पहले ही रिडीम कर देते हो तो गेन शॉर्ट टर्म में माना जाएगा और उस पर 20% टैक्स लगेगा। और अगर इक्विटी ETF से डिविडेंड मिलता है तो वो आपकी टोटल इनकम में ऐड होता है और आपके इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है। नेक्स्ट, डेट ओरिएंटेड ETFs, इसमें रूल थोड़ा डिफरेंट है। 1 अप्रैल 2023 के बाद जो यूनिट्स बाय किए गए हैं उनका गेन हमेशा शॉर्ट टर्म माना जाता है, चाहे आप कितने भी टाइम होल्ड करो, और टैक्स आपके स्लैब रेट के अकॉर्डिंग लगेगा। नेक्स्ट है गोल्ड और सिल्वर ETFs। यहां पर भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 12.5% टैक्स लगेगा, लेकिन इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अगर शॉर्ट टर्म में यानी 1 साल के अंदर रिडीम करते हो तो गेन पर टैक्स आपके टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग लगेगा। कमिंग टू इंडिया लिस्टेड फॉरेन इक्विटी ETFs, तो यहां पर लॉन्ग टर्म गेन पर 12.5% टैक्स लगेगा और शॉर्ट टर्म गेन आपके स्लैब रेट के अकॉर्डिंग होगा। इन सब के अलावा एक और ETF होता है हाइब्रिड ETFs, जो हमने टाइप्स ऑफ ETFs में मेंशन किया था। जैसा कि आप अब तक जान चुके हैं, हाइब्रिड ETFs इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए टैक्स इक्विटी एलोकेशन पर डिपेंड करता है। अगर 65% या उससे ज्यादा का एलोकेशन डोमेस्टिक इक्विटी में है तो इक्विटी ETFs के टैक्स रूल अप्लाई होंगे, मतलब 1 साल बाद 12.5% LTCG और 1 साल से पहले 20% STCG। और अगर 65% या उससे ज्यादा का एलोकेशन डेट में है तो डेट ETFs के रूल अप्लाई होंगे, मतलब स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स अप्लाई होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा होलसम वीडियो ऑन ETF। ETFs हर टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए यूजफुल होते हैं, चाहे आप बिगनर हो जो डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं या एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हो जो लो कॉस्ट मार्केट एक्सपोजर ढूंढ रहे हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हैं या स्पेसिफिक सेक्टर्स कमोडिटीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ETFs एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बस अपने इन्वेस्टमेंट गोल और रिस्क टॉलरेंस को क्लियर रखिए। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपने सवाल और फीडबैक लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.